Good morning, students. Myself, Dr. R.P. Bagdi, Assistant Professor, Department of ABST, SPC Government College, अजमेर। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो बीकॉम पार्ट थर्ड का अकाउंटेंसी का जो सेकंड पेपर है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी का है। और इस वीडियो में से पूर्व मैंने आपको बताया था माल और सेवा कर के परिचय वाला जो चैप्टर है उसमें कुछ चीज़ें बताई थी कि वस्तु और सेवा कर की हानियाँ क्या थी, इसके लाभ क्या थे, इसका क्यों प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन आज जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो है भारत में इसका प्रादुर्भाव क्यों किया गया। माल और सेवा कर का जो परिचय वाला चैप्टर है उसी में आज अपन बात करेंगे भारत में माल और सेवा कर का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। तो सर्वप्रथम इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया, भारत में माल और सेवा कर का प्रादुर्भाव। तो विश्व स्तर पर तो इस कर का प्रादुर्भाव 1954 में ही हो चुका था, जब फ्रांस ने सर्वप्रथम 1954 में सबसे पहले इसको लागू किया गया था और भारत में इसे 2017 से लागू किया गया। तो आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि विश्व में सबसे पहले बार जीएसटी का प्रादुर्भाव कहाँ किया गया था। तो आपका आंसर होना चाहिए फ्रांस में। कब किया गया था? 1954 में। इस बात को आप ध्यान रखना, आपको हो सकता है एग्ज़ाम में मिल जाए ये क्वेश्चन। और ये विश्व में कितने देशों में लागू हुआ? जब 1954 में तो फ्रांस में लागू हुआ था और इंडिया में कब लागू हुआ? 2017 से लागू किया गया था। और ये जब तक 2017 तक 160 देशों में इसे लागू किया जा चुका था। इसकी पृष्ठभूमि कैसे बनी? भारत में इस कर अर्थात जीएसटी की पृष्ठभूमि क्या रही? भारत में इस कर को अपनाने में के बारे में पहली बार 2004 में 2004 में ये सोचा गया, जब कैलकट टास्क फोर्स ने इसे अपनाने हेतु बहस के लिए प्रस्तुत किया। एक कमेटी बनाई कैलकट टास्क फोर्स और उसने इस पर बहस के लिए इसे प्रस्तुत किया। कैलकट टास्क फोर्स ने राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत माल एवं सेवा कर इंटीग्रेटेड जीएसटी को लागू करने के लिए जोरदार सिफारिश की कि इसको लागू किया जाना चाहिए। इसके बाद 2007-08 वर्ष का केंद्रीय बजट प्रस्तुत करते समय तत्कालीन वित्त मंत्री, जो 2007-08 के जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे, श्री पी चिदम्बरम ने पहली बार यह घोषणा की कि माल एवं सेवा कर को 1 अप्रैल 2010 से लागू किया जाएगा। परंतु 1 अप्रैल 2010 से यह कर लागू नहीं किया जा सका। क्यों नहीं किया जा सका? क्योंकि विरोध प्रदर्शन ज़्यादा हो चुका था। इसके लिए इसके लागू करने की तिथियां घोषित होती रही और आगे बढ़ती रही और कई वर्षों तक इसके लागू होने के संबंध में निराशा के बादल छाए रहे। इस कर के लागू किए जाने की संभावना ने वर्ष 2014 में जोर पकड़ा, जब राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार ने संविधान 122वां संशोधन बिल 2014 माल एवं सेवा कर के संबंध में 19 दिसंबर 2014 को लोकसभा में प्रस्तुत किया। तो ये बिल सबसे पहले लोकसभा में कब आया? 19 दिसंबर 2014 को। इस डेट को भी आपको याद रखना है। लोकसभा ने इस बिल को 6 मई 2015 को तथा राज्यसभा ने इसे 3 अगस्त 2016 को पारित किया और 50% से अधिक राज्य सरकारों द्वारा बिल का समर्थन करने के बाद संविधान संशोधन 122वां संशोधन बिल 2014 को 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? 8 सितंबर 2016 को स्वीकृति मिली तथा यह संविधान संशोधन 101वां संशोधन अधिनियम 2016 बना, जिसने भारत में माल एवं सेवा कर को करने का मार्ग प्रस्तुत किया। कब हुआ? पूर्णतः ये पूरा हुआ 27 मार्च 2017 को। इसको केंद्रीय माल एवं सेवा कर कानून लोकसभा में पेश किए गए। तो उसके लिए कौन कौन से बिल लेके आए? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल 2017, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल 2017 और यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल 2017, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट्स बिल 2017। लोकसभा ने उपरोक्त बिलों को
29 मार्च 2017 को पारित किया तथा 12 अप्रैल 2017 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर बिल ने अधिनियम का रूप ग्रहण किया। 12 अप्रैल 2017 को इस बिल ने अपना रूप ले लिया। केंद्रीय अधिनियमों के अधिनियमन को विभिन्न राज्य विधानमंडलों ने अनुसरण किया तथा राज्य माल एवं सेवा कर कानून अधिनियम मन किया गया। अब बात करते हैं अपन संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, किस नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की यह आवश्यकता अपने को क्यों हुई। तो हमारे देश में कोई भी कर लगाने की शक्ति केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों को संविधान से प्राप्त होती है। वर्तमान में अर्थात जीएसटी लागू करने से तुरंत पूर्व हमारे देश में अनेक प्रकार के अप्रत्यक्ष कर लगाए जा रहे हैं, जो कि मैंने पहले वाले इससे पूर्व वीडियोज़ में भी बताया था। इनमें से कुछ करों को लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास था और कुछ करों को लगाने का अधिकार विभिन्न राज्य सरकारों के पास था। एग्जाम्पल के तौर पर अपन कह सकते हैं कि माल के निर्माण पर उत्पाद शुल्क लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास था और इसी प्रकार सेवा कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास था। और केंद्रीय विक्रय कर लगाने का अधिकार यद्यपि केंद्र सरकार के पास था, परंतु इसका संग्रह राज्य सरकारों द्वारा किया जाता था और ये इसे अपने पास ही रख लेती थी। दूसरी तरफ माल की बिक्री कर वेट लगाने का अधिकार राज्य सरकार के पास था और इस प्रकार प्रवेश कर, एंट्री टैक्स, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट टैक्स और लग्जरी टैक्स आदि कर लगाने का अधिकार विभिन्न राज्य सरकारों के पास थे। माल और सेवा कर जीएसटी एक एकीकृत है जिसमें केंद्र और राज्यों को एक साथ कर लगाने और एकत्रित करने का व्यवस्था है, परंतु संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अतः केंद्र एवं राज्य सरकारों को एक साथ कर लगाने और एकत्रित करने की शक्तियां प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता हुई, क्योंकि इसको एक कर लगाने के क्योंकि कुछ कर तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी और कुछ कर स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी और इनको एक जगह लाने के लिए ये संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया गया। इस संशोधन के बाद वर्तमान संविधान का अनुच्छेद 246A केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों को माल एवं सेवा कर जीएसटी लगाने और एकत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद है? 246। आपके बीकॉम में नहीं आएगा, लेकिन जब भी आप बीकॉम से संबंधित कोई भी कॉमर्स का पेपर दोगे तब ये क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे ऑडिट इंस्पेक्शन का आप फॉर्म, ऑडिट इंस्पेक्टर का फॉर्म भरोगे तब भी आपको पूछ सकता है ये कौन से संशोधन अधिनियम के तहत किया गया। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि संविधान संशोधन 101वां संशोधन था अधिनियम 2016। और अब मैं बात करता हूँ आपके सामने संविधान जो 101वां संशोधन किया गया अधिनियम 2016 के जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उनके बारे में, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 के बारे में। तो संविधान का 101वां संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा 20 धाराओं के तहत अनेक संशोधन किए। कितनी धाराओं के तहत? 20 धाराओं के तहत संशोधन किया गया। इसमें सबसे पहला है नया अनुच्छेद 246A जोड़ा गया। इसमें क्या था कि उक्त संशोधन अधिनियम द्वारा नया अनुच्छेद 246A जोड़ा गया, जिसके प्रमुख और प्रावधान निम्नलिखित थे। पहला था संसद और राज्य विधानमंडलों को कानून बनाने का अधिकार, कि ये दोनों कानून, संसद और राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव द पावर टू मेक ए लॉज। तो केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा लगाए गए माल एवं सेवा कर के संबंध में संसद एवं प्रत्येक राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। वो किसमें दिया गया? 101वां अधिनियम संशोधन 2016 के तहत दिया गया। दूसरा, संसद को अंतर्राज्यीय आपूर्ति के संबंध में कानून बनाने का पूर्ण अधिकार दिया गया। संसद को दिया गया पार्लियामेंट हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉज रिलेटिंग टू इंटर स्टेट सप्लाईज। अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति की जाने पर माल एवं सेवा कर के संबंध में केंद्र को कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। ठीक है, इसके लिए अपन देख सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल और कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और विमान ईंधन पर वर्तमान में माल और सेवा कर अधिनियम लागू नहीं किया गया। तो कभी कभार प्रश्न पूछ लेता है कि कौन से ऐसे 4 क्षेत्र बताइए जिन पर जीएसटी लागू नहीं किया गया है। तो पेट्रोल, डीजल और कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और विमानन ईंधन का अपन इनमें से कोई भी 4 लिख सकते हैं। इन पर इस कर को लगाने की तिथि जीएसटी काउंसिल द्वारा बाद में सुझाई जाएगी।
उस तिथि से इन वस्तुओं पर इस कर को लगाया जाएगा। दूसरा है नया अनुच्छेद 269A जोड़ा गया। उक्त संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया अनुच्छेद 269A जोड़ा गया। अनुच्छेद 269A के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है। कौन कौन से प्रावधान थे? भारत सरकार को कर लगाने और एकत्रित करने का अधिकार दिया गया। इसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया shall have the power to lay and collect taxes। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान की गई आपूर्ति पर कर लगाने व संग्रह करने का अधिकार भारत सरकार का होगा एवं ऐसे कर का बंटवारा केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य उस तरीके से किया जाएगा जो तरीका माल और सेवा कर काउंसिल की सिफारिश पर संसद द्वारा कानून बनाकर निर्धारित किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इस वाक्य के उद्देश्य के लिए भारतीय क्षेत्र में माल एवं सेवा या दोनों के आयात का अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति माना जाएगा। अंतर्राज्यीय आपूर्ति के संबंध में संसद का सिद्धांत बनाने का अधिकार दिया गया। पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू फॉर्मुलेट प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू इंटर स्टेट सप्लाईज। अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल अथवा सेवा या दोनों की आपूर्ति कब होती है एवं किस स्थान पर होती है, इस संबंध में संसद को सिद्धांत निर्धारित करने का अधिकार है। इसके बाद किसी राशि को भारत के एकीकृत कोष की हिस्सा मानना या नहीं मानना। कोष का हिस्सा नहीं मानना। अमाउंट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ अन यूनिफाइड फंड ऑफ इंडिया। यदि कोई राशि एकीकृत माल एवं सेवा कर IGST के रूप में संग्रह की जाती है तथा उसका उपयोग राज्य माल एवं सेवा कर SGST के भुगतान के लिए कर दिया जाता है अथवा राज्य माल एवं सेवा कर SGST के रूप में संग्रहित राशि का उपयोग एकीकृत माल एवं सेवा कर IGST के भुगतान के लिए कर दिया जाता है तो ऐसी राशि को भारत के एकीकृत कोष का हिस्सा नहीं माना जाएगा। अब तीसरा अनुच्छेद 366 के संशोधन। अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 366। अनुच्छेद 366 में जो प्रावधान किए गए उसमें पहला प्रावधान है वाक्य 12A नया जोड़ा गया। इस वाक्य के अनुसार माल एवं सेवा कर से आज से मानवीय उपयोग के लिए अल्कोहल युक्त शराब की आपूर्ति पर कर को छोड़कर किसी भी माल एवं सेवा या दोनों की आपूर्ति पर लगाए गए कर से है। 12A यह बात कही गई। वाक्य 26A नया जोड़ा गया। इस वाक्य के अनुसार सेवा से आज से माल को छोड़कर किसी से भी हो। वाक्य 26B नया जोड़ा गया। इस वाक्य के अनुसार अनुच्छेद 246A, 268, 269, 269A एंड 279A के संदर्भ में राज्य की परिभाषा में ऐसे संघीय क्षेत्र में भी शामिल होंगे जिनके अपने विधानमंडल है। इसके बाद अनुच्छेद 279A नया जोड़ा गया। उक्त संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया अनुच्छेद 279A भी जोड़ा गया। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति आदेश जारी करके एक काउंसिल का गठन करेगा जिसे माल एवं सेवा कर काउंसिल GST काउंसिल कहा जाएगा। आज के लिए इतना ही। इससे आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा माल और सेवा कर काउंसलिंग का गठन और उसकी कार्यप्रणाली के बारे में, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में थ्योरेटिकल रूप से पूछ सकते हैं। माल और सेवा कर का ढांचा क्या रहता है, कर संग्रह का प्रशासन कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। कर संग्रह प्रशासन और विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में और GSTN और कंपनी और GSTN कॉमन पोर्टल के बारे में, क्योंकि यह भी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होता है। और इस चैप्टर में एक वीडियोज़ और मैं आपके लिए बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही और आने वाले वीडियोज़ में फिर अपन बात होगी। थैंक यू, धन्यवाद।